रियल किंग वो नहीं जो सबसे ताकतवर हो, बल्कि रियल किंग वो होता है जो कभी हार नहीं मानता। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे सामने कोई भी हो, वो हमेशा डट के मुकाबला करता है। और आज की कहानी एक ऐसे ही जाबाज किंग के ऊपर है, जो कि शुरू होती है केनिया से। केनिया के मसाई मारा नेशनल रिजर्व में एक ऐसा ही किंग का जन्म हुआ। एक ऐसा शेर जो ना कि सिर्फ केनिया बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, जिसे लोग द अल्फा लाइन के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसा लाइन जिसने केनिया के मसाई मारा नेशनल रिजर्व को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। आज इस वीडियो में आपको उसी लाइन की पूरी कहानी के बारे में पता चलेगा। सो लेट्स टेक अ लुक एट द लाइफ जर्नी ऑफ द वन ऑफ द ब्रेवेस्ट लाइन टू एवर एग्जिस्ट, द स्कारफेस। साल 2007 मसाई मारा नेशनल रिजर्व केनिया में जन्म होता है एक लाइन कब का। इस लाइन कब के 3 और भाई भी थे, सिकाइयो, मोरानी एंड हंटर। इस छोटे से लाइन कप को इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर ये मसाई मारा नेशनल रिजर्व का बेताज बादशाह बनने वाला था। इस छोटे से प्यारे से कप को शायद बचपन से ही अंदाजा था कि इसकी रगों में किसका खून दौड़ता है। दरअसल ये छोटा सा प्यारा सा कप द लेजेंडरी मार्श प्राइड लाइन्स का वंशज है। द मार्श प्राइड ये बहुत ज्यादा फेमस प्राइड है जो केनिया के मसाई मारा नेशनल रिजर्व में रहते हैं। ये प्राइड अपने स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट नेचर के लिए जाने जाते हैं। मार्श प्राइड के नाम उस जगह से पड़ा है जहां ये लाइंस रहते हैं। मार्श यानी कि एक वेटलैंड एरिया जो मसाई मारा के नॉर्थ वेस्ट में है। ये प्राइड पहले फेमस लाइन रिसर्चर जोनाथन स्कॉट ने ऑब्जर्व किए थे, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। और इसी प्राइड में अब जन्म होता है कैसे लाइन कप का, जिसके पहले से ही 3 भाई रहते हैं। वो अपने तीनों भाइयों के साथ बचपन से ही मसाई मारा के जंगल में खेला कूदा करता था, मगर उसमें कुछ तो ऐसा था जो उसे सबसे अलग बनाता था। उसमें बचपन से ही एक लीडरशिप क्वालिटी थी। द मार्श प्राइड के बाकी के कब्स ये वो ध्यान रखा करता था, जबकि वो खुद काफी ज्यादा छोटा हुआ करता था, बट स्टिल अपने से बड़ों के भी वो ध्यान रखता था। अब ये चारों भाई, वो प्यारा सा छोटा सा सबसे छोटा कब, सिकाइयो, हंटर और मोरानी, ये चारों भाई एक झुंड बनाकर पूरे मसाई में घूमा करते थे। हालांकि ये छोटे ही थे, मगर फिर भी थे तो शेर ही, और वो भी नॉर्मल नहीं बल्कि मार्श प्राइड के वंशज। तो इनके अंदर शुरू से ही बचपन से ही काफ़ी अच्छी स्किल्स थी दूसरों को मारने की। एक किलर इंस्टिंक्ट और काफ़ी खौफनाक तरीके से दूसरों को मारना, ये सब इनकी रगों में चलता था। ये चारों भाई अब तक काफ़ी मौज मस्ती में थे। खाने की कोई टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि इनके माँ बाप जो खुद मार्श प्राइड से थे वो इनके लिए भरपेट खाना लाया करते थे। इन्हें किसी और शेर से या किसी और जानवर से कोई भी खतरा नहीं था। मगर साल 2011 आते आते चारों भाई अब 4 साल के हो चुके थे, यानी कि अब ये चारों भाई जवान हो चुके थे। और शेरों के प्राइड में एक बहुत फेमस चीज़ है कि जब जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें प्राइड से निकाल दिया जाता है। अब वो अकेले हो जाते हैं, उन्हें अकेले हंट करना पड़ता है, अकेले पूरे जंगल में सर्वाइव करना पड़ता है। और यही चीज़ इन चारों के साथ भी हुई। जब ये चारों 4 साल के हो गए थे तो इन्हें मार्श प्राइड से निकाल दिया जाता है, क्योंकि इन चारों को खुद के पैरों पर खड़ा होने के लिए ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी था। और अब ये चारों अकेले हो चुके थे। जहाँ पर अभी तक इनके घर वाले, इनके मॉम डैड इनके लिए खाना ला रहे थे, अब इन चारों को खुद का खाना, खुद का सर्वाइवल, सब कुछ खुद के दम पे ही करना था। प्राइड से निकलने के बाद सब कुछ बदल गया था। चारों भाइयों की वो रिस्पेक्ट भी नहीं रही थी जो कि एक टाइम पर करी जाती थी, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि ये चारों भाइयों को अब प्राइड से निकाल दिया गया है। तो बाकी के जानवरों या शेरों को उनसे डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। पहले चारों भाइयों के लिए बाकी के शेर शिकार छोड़ देते थे, मगर अब इन चारों भाइयों को वेट करना पड़ता था कि बाकी के शेर पहले शिकार कर लें, उसके बाद अगर उनका कुछ बच जाता था तो उस बचे कुचे खाने को ये चारों भाई आपस में शेयर करके खाने लगे थे। प्राइड से निकलने के बाद अब ये चारों भाई एकदम, जो इनका जंगल था, जो मसाई पूरा एरिया था, उसके एकदम कोने में रहा करते थे, एकदम बॉर्डर पर, जो कि थोड़ा लेक होती थी बॉर्डर में, तो जस्ट उसके पास ही हमेशा दिखा करते थे। जंगल में नहीं जाते थे, मेन जंगल में, क्योंकि अब ये इतने बड़े भी नहीं हुए थे कि जंगल में जो बाकी शेर है, जो बाकी डोमिनेंट शेर है, जिनके अपने अपने एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनमें जाकर ये उनसे लड़ सके। उनसे बचने के लिए ये हमेशा एक कोना पकड़कर वहीं पर सर्वाइव करते थे। मगर इन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा जंगल के कानून सीखने में। वो कहते हैं ना कि अगर आप दूसरों का शिकार नहीं करोगे तो एक दिन खुद शिकार बन जाओगे। और इन चारों भाइयों ने ये सीख अब सीख ली थी। उन्हें समझ आ चुका था कि मसाई मारा के जंगल पे राज करना है तो इन्हें साइड में नहीं बल्कि बीच जंगल में रहना होगा। इन्हें साइड कैरेक्टर नहीं बल्कि मेन लीड बनकर रहना होगा। और यहीं से शुरू होता है
इन चारों भाइयों का एक नया दौर। अब इन चारों में एक चीज हमें देखने को मिलती थी जो कि थी इनकी यूनिटी, जो बाकी लाइन से इन्हें अलग बनाती थी। जहां एक तरफ बाकी के लाइंस आपस में ही झगड़ जाते थे शिकार को लेके, वहीं ये चारों एक साथ शिकार करते थे और फिर एक साथ उसे आराम से बैठकर खाते थे। धीरे धीरे ये चारों खुद के शिकार करना सीख चुके थे और अब किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं थे। और अब आता है साल 2012, जो कि इन चारों भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला था। इसी साल में ये दुनिया की नज़रों में आने वाले थे, क्योंकि अभी तक ये मसाई मारा के आउटस्कर्ट्स में रहा करते थे, पर अब ये पूरे मसाई मारा में राज करने के इंटेंशंस लेकर पूरे जंगल के बीचों बीच आ चुके थे। इस समय पर मसाई मारा पर 2 शेरों का राज था, जिनका नाम था रोमियो और क्लॉड। ये शेर मसाई मारा के थे, मार्श प्राइड पे ही राज कर रहे थे और जिस प्राइड में इन चारों भाइयों का जन्म हुआ था, उसी प्राइड पर भी ये दोनों शेर राज किया करते थे। मगर अब वक्त था इन 2 शेरों से अपने प्राइड को वापस लेने का। तो अब ये चारों भाई इन 2 शेर पर, जिनका भी राज चल रहा था, इन पर नज़र गड़ाने लगे। और एक समय आता है जब इन चारों भाइयों को लगता है कि ये सही समय है इन दोनों पर अटैक करने का, और ये चारों उन दोनों पर अटैक करने के लिए चल पड़ते हैं। उन दोनों को भी आभास हो जाता है कि कोई तो आ रहा है जो हम पे अटैक करने की इंटेंशन से आ रहा है। जब वो देखते हैं कि हमारे पास 4 शेर दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो वो दोनों भी भागते नहीं हैं, वो दोनों भी उल्टा इन चारों पर अटैक करने लग जाते हैं। काफ़ी घमासान युद्ध होता है, लेकिन जो भी हो, ये चारों छोटे थे और इनकी पहली फाइट थी। वहीं पर जो ये 2 शेर थे, जो कि पूरे मसाई मारा पर राज करते थे, इन्होंने ऐसी कई सारी फाइट्स लड़ी थी और जीती भी थी। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का जो पलड़ा था वो इन चारों की तरफ भारी पड़ रहा था। देखते ही देखते इन दोनों का हमला इन चारों पर बहुत भारी पड़ने लगा और फिर ये दोनों जो होते हैं इन चारों में से एक लाइन को अलग कर देते हैं और ये तीनों अलग है। और अब ये दोनों इस एक लाइन से लड़ रहे हैं, इस पर अटैक कर रहे हैं, इसे बहुत ज़्यादा घायल कर दिया है। लेकिन ये जो एक लाइन था ये बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला था। ऑल्दो शायद ताकत इन दोनों से ज़्यादा ना हो, मगर हिम्मत इसके अंदर इन दोनों से ज़्यादा थी। ये तड़पते हुए यहाँ वहाँ हाथ फैलाते हुए, मतलब कैसे तो करके इनसे लड़ रहा था। और देखते देखते हमें ये देखने को मिलता है कि ये वाला लाइन इन दोनों का अच्छा खासा मुकाबला कर रहा है, इन दोनों से अच्छे से हिम्मत से लड़ रहा है। कि तभी ये जो 3 भाई होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और फिर इन दोनों पर हमला करने लग जाते हैं। देखते ही देखते ये जो 4 लाइन्स थे, अब ये इन दोनों पर भारी पड़ने लग जाते हैं। जब ये भारी पड़ते हैं तो जो रोमियो होता है वो तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जो क्लॉड होता है वो वहाँ से भाग नहीं पाता और इन चारों भाइयों से लड़ते लड़ते वो अपनी जान गंवा देता है। रोमियो भाग चुका था, क्लॉड मर चुका था, लेकिन इन दोनों से जो एक लाइन जो कि अलग होकर लड़ रहा था, जिसने काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दिखाई थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। उसके पूरे फेस में भी निशान आ चुके थे। लेकिन यही लड़ाई थी जिसने इस लाइन को बहुत ज़्यादा फेमस बना दिया। पूरे वर्ल्ड में जब ये लड़ाई आई और जब ये पूरी दास्तानें सुनाई गई तो ये लाइन देखते ही देखते पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका था और इस लाइन का नाम पड़ता है द स्कारफेस। स्कारफेस इसीलिए क्योंकि उसके फेस में एक स्कार था बहुत बड़ा, जो इन दोनों से लड़ाई करते वक्त उसके फेस में आया था। और द स्कारफेस वही कप था जिसके बारे में हम शुरू से बात कर रहे थे, वही छोटा सा प्यारा सा कप जो कि अपने भाइयों का देखभाल करता, जिसके अंदर शुरू से ही लीडरशिप क्वालिटी थी और अब जाकर वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका था। स्कारफेस का तो नाम पड़ा ही पड़ा। जो उसका झुंड था, तो ये 4 भाइयों का ग्रुप था, उसका नाम पड़ा द मस्केटियर्स। दरअसल मस्केटियर्स को जब उनके फादर ने प्राइड से निकाला, उसके बाद रोमियो और क्लॉड ने मस्केटियर्स के फादर पे अटैक करके उनसे ये प्राइड अपने अंडर ले लिया था और इस प्राइड के किंग्स बन चुके थे। मगर अब वापस मस्केटियर्स ने प्राइड को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था और अपने फादर का बदला पूरा कर लिया था। जब से मस्केटियर्स ने इस प्राइड को अपने अंडर लिया, तब से किसी और शेर की हिम्मत ही नहीं हुई कि इस प्राइड की तरफ आंख उठाकर भी देख सके, क्योंकि ये चारों भाई इतने पावरफुल हो चुके थे कि कोई भी इनसे उलझना नहीं चाहता था। और इनके प्राइड की जो फीमेल लाइन्स थी वो भी बड़े चैन से रहने लगी, क्योंकि इनके प्राइड के जो मस्केटियर्स थे वो हमेशा इनकी प्रोटेक्शन के लिए तैनात रहते थे। इन पूरी प्राइड में सबसे ज्यादा जो हैंडसम और फेमस था वो स्कारफेस था। दरअसल स्कारफेस के फेस में जो स्कार आया था उसकी वजह से उसका फेस बिगड़ने की बजाय और ज्यादा खूंखार और हैंडसम लगने लगा था। वो स्कार उसके लिए किसी मेडल से कम नहीं था। अपने लंबे घने बालों के बीच में एक लंबा सा स्कार इसके लुक को काफी ज्यादा इनहेंस कर रहा था और इसी वजह से स्कारफेस
दुनिया का मोस्ट फोटोग्राफ्ड लाइन भी बन चुका था, यानी कि एक ऐसा शेर जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा फोटोज खींची गई हो। अब मस्केटियर्स ने यहाँ रुकने का नाम नहीं लिया और नए इलाकों को जीतने और उनके साथ नए प्राइड्स को अपना बनाने का सिलसिला जारी रखा। उनमें से कुछ प्राइड्स जैसे कि द मार्श ब्रेकवेज, द मारा रिवर प्राइड, द मुगोरो प्राइड और सिरेना नॉर्थ ब्रेकवे प्राइड्स और रिकैरो ब्रेकावेज प्राइड और द लुकआउट प्राइड पे भी कब्जा बना लिया। चारों मस्केटियर्स का कोएलिशन भी बिल्कुल अनडिफिटेड था। स्कारफेस इन सब को लीड करता और बाकी के सब उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते। हंटर का नाम हंटर इसलिए पड़ा क्योंकि वो काफी तगड़ा शिकारी हुआ करता था। एक बार जो उसके चंगुल में आ गया वो कभी बच नहीं पाया। ये चारों लाइंस बहुत ज्यादा खूंखार थे और अकेले भी इतने ज्यादा पावरफुल होते थे कि कोई इनसे पंगा लेता ही नहीं था। और जब ये चारों एक बनकर चलते थे तब तो भाई दूर दूर तक, मतलब शेर हो या कुछ भी हो, वो बस वहां से भागते थे। ये चारों मस्केटियर्स मिलकर मसाई मारा के 400 स्क्वायर किलोमीटर्स तक राज करते थे। एंड कैन यू बिलीव कि इतनी बड़ी टेरिटरी में जो ये राज करते थे उसमें टोटल कितने लाइंस हुआ करते थे? टोटल 900 लाइंस थे, यानी कि 900 शेर थे इस पूरी टेरिटरी में। बट स्टिल इन सब के ऊपर थे सिर्फ 4 शेर, द मस्केटियर्स। इन 900 शेरों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि इन शेरों को ललकारे, इन शेरों से जाकर लड़ाई करे और इनकी टेरिटरी को इनसे छीने। द स्कारफेस जब तक जिंदा था तब तक वो अनडिफिटेड, इनविंसिबल रहा। उसने टोटल 130 शेरों को अकेले 1-on-1 में हराया था। यही नहीं, उसने अकेले करीब 400 हाइनास को अकेले मारा था। और तो और सबसे खतरनाक चीज तो ये थी कि स्कारफेस अकेला ऐसा लाइन था जिसने अकेले 1-on-1 फाइट में एक हिपोपोटामस को भी हराया था। यहाँ तक कि उसने काफी सारे क्रोकोडाइल्स को भी अपने एरिया से भगा दिया था। क्रोकोडाइल्स अक्सर लायंस के जो बच्चे होते थे, छोटे प्यारे से कब्स, उनको खा जाते थे। जब वो पानी पीने जाते तो अचानक से उन पे अटैक करते और उन्हें पानी में ही खींच लेते। लेकिन स्कारफेस का इतना ज्यादा खौफ हो चुका था कि वहां पे जो क्रोकोडाइल्स भी थे वो भी कभी भी लायंस के कब पर हमला करते ही नहीं थे। स्कारफेस करीब 400 पाउंड का हट्टा कट्टा लायन था। ऊपर से उसके फेस पे जो स्कार था उसने उसको काफी ज्यादा रग्ड लुक दे दिया था, जिसे देखने दुनिया भर से काफी सारे टूरिस्ट आया करते थे। और इस चीज से केनिया के टूरिज्म को काफी ज्यादा बूस्ट भी मिला था। कैन यू इमेजिन, पूरे केनिया का फायदा हो रहा है सिर्फ एक शेर की वजह से, जिसका नाम है द स्कारफेस। सब कुछ सही जा रहा था, द मस्केटियर्स का राज, स्कारफेस का फेमस होना, सब कुछ। बट चढ़ता हुआ सूरज कभी ढलता भी है और उसी तरीके से द मस्केटियर्स का भी डाउनफॉल आ चुका था। साल था 2019 का। तब इन सब का एक भाई और इन मस्केटियर्स कोएलिशन का सबसे खूंखार शिकारी द हंटर अचानक से अगस्त 2019 में गायब हो गया। हंटर को 2019 के अगस्त में आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद से उसका कभी पता नहीं चला। देखते ही देखते ये कोएलिशन कमजोर होने लगी, क्योंकि 2019 के ही अक्टूबर महीने में एक शिकार करने के दौरान इस कोएलिशन का सबसे मजबूत पिलर स्कारफेस भी परमानेंटली डैमेज हो चुका था। इस शिकार के दौरान उसके पैर में एक ऐसी इंजरी हुई जिसकी वजह से वो ढंग से चल ही नहीं पाया और उसका पैर परमानेंटली डैमेज हो गया और उसके दौड़ के शिकार करने की एबिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो गई। फिर 2020 में ही सिकियो भी एक शिकार के वक्त दूसरे लाइन से मुठभेड़ में घायल हो गया और उसे काफी गहरी इंजरी हुई। मगर सिकियो इस अनबियरेबल पेन को जैसे तैसे 3 महीने तक झेल पाया और आखिरकार उसने साल 2021 में अपना दम तोड़ दिया। और अब इस ग्रुप के सिर्फ 2 लाइंस बचे थे, द स्कारफेस एंड द मोरानी। अब स्कारफेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगा था, उसके दांत भी टूट रहे थे और उसके चलने की क्षमता पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। जिसके बाद मोरानी के देख रेख में स्कारफेस को कोई दूसरे शेर या कोई दूसरे जानवर परेशान तो नहीं करते थे, मगर स्कारफेस की खुद की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। और आखिरकार 11 जून 2021 में द इनविंसिबल किंग, द अनबीटेबल लायन, द स्कारफेस ने अपनी आखिरी सांसें अपने राज्य द मसाई मारा में ली। काफ़ी बड़े बड़े मेन स्ट्रीम न्यूज़ एजेंसी ने इस किंग की मौत पर आर्टिकल्स लिखे। पूरे सोशल मीडिया पर स्कारफेस की डेथ की खबर वायरल हो गई और द स्कारफेस की डेथ के साथ मसाई मारा नेशनल रिजर्व हमेशा के लिए सूना पड़ गया। हालांकि 2023 तक मोरानी, जो कि इस प्राइड का आखिरी शेर था, उसको देखा गया,
लेकिन 2023 के बाद मोरानी भी अचानक से कहीं गायब हो गया। उसको काफ़ी ज़्यादा ढूंढा गया मगर मोरानी का कहीं पर भी कोई भी पता नहीं मिला। यानी कि 2023 के बाद से मोरानी की भी कोई भी खबर नहीं मिली। और इसी के साथ अंत हुआ ऐसे शेरों का जिनसे पूरा साम्राज्य डरता था, जिनके डर से हर कोई सिर्फ इनसे दूर रहता था, द मस्केटियर्स का। ऐसे भाई जो कि अंत तक एक दूसरे के साथ खड़े रहे, ऐसे शेर जिनके अंदर कभी भी ईगो प्रॉब्लम नहीं हुई, जिनके अंदर कभी भी ये नहीं हुआ कि मैं बड़ा या तू बड़ा, मैं तुझसे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ या तू ज़्यादा डिज़र्व करता है। एक छोटे भाई द स्कारफेस को हर किसी ने इज्जत दी, हर किसी ने उसका कहना माना और हर भाई ने अपने छोटे से भाई को हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करा। और इसी के साथ अंत हुआ द स्कारफेस का। एक ऐसा जाबाज योद्धा, एक ऐसा जाबाज शेर जिसने अकेले दम पर पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, एक ऐसा साम्राज्य जिसने दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी टेरिटरी में आज तक की राज किया। और सिर्फ राज नहीं किया बल्कि मरते दम तक, आखिरी सांस लेने तक वो किसी से हारा ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी स्कारफेस की कहानी, ये थी द मस्केटियर्स की कहानी। आप मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, क्योंकि ऐसी एक कहानी नहीं बल्कि कई सारी कहानियाँ हैं जिसके बारे में हम सबको पता ही नहीं है, जो कि असल में हमें मोटिवेट कर सकती है। अगर आप स्कारफेस के ऊपर अच्छे से रिसर्च करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन दिखेगी, कहीं ना कहीं आप मोटिवेट फील करोगे, क्योंकि उनकी कहानी में स्ट्रगल था, उनकी कहानी में लड़ाइयाँ थी, उनके कहानी में प्लानिंग्स थी, उनके कहानी में बहादुरी थी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनकी कहानी में फैमिली थी। ये कहानी एक्चुअली बहुत अच्छी है और ऐसी सिर्फ 1, 2, 3, 4 कहानी नहीं, कई सारी कहानियाँ हैं जो कि अगर आपको ये वाली अच्छी लगी तो मैं आगे चलकर आपको वो सारी कहानियाँ भी सुनाऊंगा। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।